नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था और जनवरी तक के सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम आने वाले फरवरी के महीने में होने वाला है। मेरे भाई, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ उन सभी को तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है उन बच्चों के मन में काफी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, दूसरा मेरे भाई आंसर की कब तक आएगी, तीसरा नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, साथ में रिजल्ट कब तक आएगा। तो तुम्हारे माइंड के इन 4 सवालों का जो आंसर है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ, क्लियर कट तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में पहला काम जो आपको करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देख के फिर फालतू के कमेंट करते हैं। तो मेरे भाई कमेंट तभी करना जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है मेरे भाई। कोई कमी आए तभी कमेंट करना। तो एक एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, आंसर की के बारे में। तो सबसे पहले बात करूं मैं आंसर की कब तक आएगी। तो देखो, अब से पहले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं 2025 में, ठीक है भाई, 2025 में अब से पहले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सब की आंसर की एक सप्ताह के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है उन सब की आंसर की आ गई थी। लेकिन मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी, आपको पता है कि एग्जाम बहुत बड़ा था, लगभग करोड़ों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। तो 7 दिन नहीं तो कम से कम 9 दिन का टाइम आप मान के चलो, इतने दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाएगी। अब देखो मेरे भाई, आपका जो एग्जाम का लास्ट दिन है वो लास्ट दिन कब है मेरे भाई, वो है आपका 10 फरवरी। तो 10 फरवरी के बाद में ये मान के चल लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 दिन, यानी कि 19 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को आंसर की आ जाएगी 100% गारंटी के साथ में, ठीक है भाई। तारीख को नोट कर लो, 19 फरवरी से पहले पहले आप लोगों की आंसर की आ जाएगी गारंटी के साथ में। दूसरा मेरे भाई, आप सभी को जानना है कि रिजल्ट मेरे भाई आपका कब तक आएगा। तो अब देखो भाई, रिजल्ट के बारे में मैं बता दूं कि पहली बात तो ये रेलवे है, कुछ कह नहीं सकते कि रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो रिजल्ट आपका मई या जून के आसपास में आपका रिजल्ट 100% गारंटी के साथ में आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी भी आ चुकी है। अब रेलवे को मेरे भाई ये जो नई वैकेंसी है 2026 वाली, इसके भी एग्जाम करवाने हैं, इसकी भी आंसर की डालनी है, इसका भी फिर रिजल्ट देना है। तो मेरे भाई 2026 की ये जो भर्ती है, इससे पहले सीधी सी बात है कि 2025 वाली क्लियर होनी चाहिए, तभी तो इस वाली का रिजल्ट आएगा। तो ये मान के चल लो कि अगर सब कुछ सही रहा तो मई या जून के आसपास में रेलवे ग्रुप डी का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तीसरी बात मेरे भाई हमने जो की थी किसके बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई, इस चीज को तुम बड़े ध्यान से सुनना, मेरे एक एक शब्द पे गौर करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूं आपकी एग्जाम डेट के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल हुआ है वो तो यहीं पर हुआ है। देखो, मैं अगर तुमसे बात करता हूं मेरे भाई कब कब, 27 और 28 नवंबर के एग्जाम के बारे में, 1, 2, 3, 4, 5 और 8, 9, 10 दिसंबर के एग्जाम के बारे में। अब ये एग्जाम मैंने अलग अलग क्यों लिखी है, क्योंकि मेरे भाई देखो, इनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इन दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम था इनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मान लो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 नंबर का भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इनको ही मिलेगा।
इनको मेरे भाई वो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा मेरे भाई 5 या 6 नंबर का, यानी कि मेरे भाई इनको हम मीडियम में मान सकते हैं। और सबसे कम या हो सकता है कि इनको नॉर्मलाइजेशन ना भी मिले, तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इन तारीख को जिनका भी एग्जाम था, फिर इनसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इन तारीख को जिनका भी एग्जाम था, और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन किनको मिलेगा, जिनका एग्जाम फरवरी में है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का कारण सुनो। रेलवे ग्रुप डी में आपने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी में एक तो सब्जेक्ट होती है जीके, एक होती है मेरे भाई रीजनिंग, एक होती है मैथ और एक होती है साइंस। अब अगर मैं इनको मान, देखो इनका तो सब बच्चों को पता था कि रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मैथ के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरे भाई असली खेल हो गया जीके में, क्योंकि बच्चों ने हिस्ट्री भी पढ़ी, बच्चों ने पॉलिटी भी पढ़ी, ज्योग्राफी भी पढ़ी, और पेपर में क्या आया, सिर्फ करंट अफेयर। ठीक है भाई, पेपर में क्या आया, सिर्फ करंट अफेयर। यानी कि 20 क्वेश्चन जीके के थे ना, तो ये मान के चल लो कि 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के आए। तो जो शुरुआत में जिनका एग्जाम था उनको तो पता ही नहीं था। इन बच्चों ने तो हिस्ट्री भी पढ़ी, ज्योग्राफी भी पढ़ी, पॉलिटी भी पढ़ी और करंट अफेयर भी पढ़ी, और इनको तो पता ही नहीं था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आई क्या सिर्फ करंट अफेयर। और यकीन मानो 17 से 18 क्वेश्चनों में से मुश्किल इन बच्चों का अगर एनालिसिस तुम देखोगे ना, तो पता चलेगा कि मुश्किल से 8 से 9 क्वेश्चन इन बच्चों का सही हुआ है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर में, बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन है। अब देखो, इन बच्चों को ना तो पेपर के बारे में पता था कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में कैसा कुछ आ रहा है, रीजनिंग में कैसा कुछ आ रहा है। लेकिन मेरे भाई जब 8-9-10 दिन का एग्जाम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में तो एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई पेपर में रीजनिंग से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मेरे भाई इनसे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि तुमको अगर मैं बोल दूं कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिनका दूसरे दिन एग्जाम होगा या 5 दिन बाद में एग्जाम होगा, वो कोडिंग डिकोडिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। भाई 5 क्वेश्चन कोई मामूली बात तो होती नहीं है। और इन बच्चों को तो मेरे भाई सब कुछ पता था कि करंट अफेयर आएगी। तो मान लो कि इन बच्चों का एग्जाम 10 दिन बाद में हुआ, तो 10 दिन में इन्होंने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ी, तो इनको इस चीज का फायदा मिलेगा। मान लो कि इन बच्चों के 8-9 क्वेश्चन सही हुए, अगर ये बच्चे 10-11 क्वेश्चन भी सही करके आ गए, तो सीधी सी बात फिर फायदे में है। और भाई यहाँ पर कितने मैंने 10 दिसंबर लिखी है, और आते आते यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया मेरे भाई आपका 9 जनवरी या 30 दिसंबर, यानी कि इनके बीच में और इनके बीच में लगभग 20 दिन का गैप है, और इनके बीच में और इनके बीच में लगभग 1 महीने का गैप है। अब सीधी सी बात है, इनको तो सब कुछ पता था कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और करंट अफेयर इन्होंने दबा के पढ़ी। तो सीधी सी बात है, जहां इनके 8-9 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन सही हो रहे थे, इनके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो गए होंगे। तो सीधी सी बात है, फिर इनको नॉर्मलाइज, क्योंकि इनका तो पेपर भी टफ हो गया, तो इनको नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा। फिर अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनका तो अभी एग्जाम हुआ ही नहीं है। इनकी तुलना में अगर हम देखें इनको तो मेरे भाई कितना ज्यादा गैप मिल गया मेरे भाई। आप देखो ना कि इनका नवंबर में एग्जाम था, नवंबर के बाद में पूरा दिसंबर गया, पूरा जनवरी गया, और फरवरी में इनका एग्जाम है। यानी कि इस बच्चे से अगर मैं तुलना करूं तो 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम इनको एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है भाई, 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम इनको मिल गया। अगर 2 महीने में तुम कोशिश करो ना, अच्छे से तैयारी करो, तो मेरे भाई कम से कम तैयारी करके 5 या 10 नंबर एग्जाम में इंक्रीज कर सकते हो। अगर इन बच्चों के 50 नंबर आएंगे ना, और अगर इनमें कोई सच में मेहनत करने वाला बच्चा हुआ, तो ये 60 तक गाड़ी को पहुंचा सकता है। तो सीधी सी बात है भाई, 2 महीने का गैप कोई मामूली तो होता नहीं है। इस वजह से इनको नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, या फिर हो सकता है कि ना भी मिले। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा मैंने पहले ही बोला था, एक एक शब्द पे गौर करना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, इनको भाई पता नहीं था कि पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है, कैसा पेपर आ रहा है। फिर इनको करंट अफेयर का तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था। भाई सब पता है भाई 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर का आएंगे, ऐसा तो नहीं था कि 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर ही आएगी।
तो इनको तो करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन इनको फिर टाइम मिला लगभग 1 महीने का और इनको लगभग टाइम मिला 2 महीने का। तो सीधी सी बात है, इन शिफ्ट में जिनका भी बच्चे का एग्जाम था उनको मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, इनको मीडियम लेवल का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और इनको मेरे भाई कम मिलेगा। यानी अगर एक उदाहरण के द्वारा मैं तुमको समझाऊं कि 10 नंबर का मान लो नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितने नंबर का? 10 नंबर का। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो इनको मेरे भाई हो सकता है किसी बच्चे को 10 मिल जाए, हो सकता है 9 मिल जाए, हो सकता है 8 भी मिल जाए, और इनमें मेरे भाई हो सकता है किसी को 5 मिल जाए, हो सकता है किसी को 4 मिल जाए, हो सकता है किसी को 3 मिल जाए, और इनमें हो सकता है किसी बच्चे को 1 मिले या 2 मिले, या हो सकता है फिर किसी को ना भी मिले। ठीक है, तो ये था मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन का फंडा। तो मैंने तुमको आंसर की बता दी, मैंने तुमको रिजल्ट डेट बता दी, और मैंने तुमको नॉर्मलाइजेशन बता दिया। अब मेरे भाई बात करते हैं किसके बारे में? कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ का लपड़ाई तो है मेरे भाई सबसे बड़ा। तो ये देखो मेरे भाई, ये आपके पिछले सालों की कट ऑफ है। 2000 मतलब जो 22 का एग्जाम था ना, उसके 2019 में जो वैकेंसी आई थी, लेकिन एग्जाम तो 2021-22 के आसपास में था रिजल्ट, तो तब का मेरे भाई ये है। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको कई चीजें हैं जो मेरे भाई बहुत क्लियर कट तरीके से समझ में आएंगी। जैसे कि मैं गुवाहाटी जोन को पकड़ता हूं, गुवाहाटी जोन में पिछली बार 2019 में 121 बच्चों का कंपटीशन था। इस बार कंपटीशन कितना हो गया? 523 बच्चों का। यानी कि 2019 में एक सीट के लिए 121 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार एक सीट के लिए 523 बच्चों का कंपटीशन, यानी लगभग 5 गुना कंपटीशन बढ़ा। तो अब तुम सोचो कि पिछली बार यहाँ की कट ऑफ 60 गई थी, तो अब ये कट ऑफ कम से कम भाई 5 गुना कंपटीशन बढ़ा है, 5 गुना। तो कम से कम मेरे भाई ये वैकेंसी, ठीक है, ये कट ऑफ कम से कम 10 नंबर या 15 नंबर तो बढ़ेगी। तो पिछली बार अगर यहाँ की 60 थी, इस बार कम से कम 75 नंबर मान के चलो तुम लोग। पिछली बार यहाँ की 40 थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 40 थी, तो अब की बार कम से कम 55 तो जाएगी, 52-55 के आसपास में रहेगी। पिछली बार यहाँ की ये ओबीसी की 50 थी, अब के बार कम से कम 62-65 के आसपास में जाएगी, क्योंकि 5 गुना बच्चों का कंपटीशन बढ़ गया यहाँ पर। इसी तरीके से मैं तुमको और बताऊं, जैसे कि यहाँ पर देखो मुंबई सेंट्रल, पिछली बार एक सीट पर 97 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार एक सीट पर 480 बच्चों का कंपटीशन है, यानी लगभग वही 5 गुना कंपटीशन। तो यहाँ पर इन कट ऑफ 64 थी, अब की बार कम से कम 74-80 के आसपास में जाएगी। उसी तरीके से मेरे भाई अभी भी बहुत सारे, जैसे कि तुम यहाँ देखो बेंगलोर का देखो, 93 बच्चों का कंपटीशन था पिछली बार, इस बार कंपटीशन 547 बच्चे, यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा कंपटीशन। तो तुम सोचो मेरे भाई, पिछली बार यहाँ की कट ऑफ 66 गई थी। अब मूर्ख बच्चा भी बता देगा कि 5 गुना से ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है, तो कट ऑफ कम से कम 15 नंबर तो मैक्स, मतलब 15 नंबर तो बढ़ेगी, इससे कम तो कभी नहीं रहेगी। तो 66 अगर इनकी थी ना, इस बार कम से कम 80 मान के चल लो कि यूआर वालों की 80 जाएगी, इनकी कम से कम 65 जाएगी, इनकी कम की 80, इनकी कम से कम मेरे भाई आपकी 67 के आसपास में जाएगी, इनकी भी कम से कम 63 के आसपास में तो जाएगी। तो मेरे भाई देख लो, ये तुम्हारे जोन है और ये तुम्हारी कैटेगरी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कम से कम। और जितने भी कट ऑफ मैंने यहां पर बना रखी है ना, इसमें तुम ये कर लो कि कम से भी कम 10-10 नंबर जोड़ लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें 10-10 नंबर जोड़ लो। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो तुम सेफ जोन में हो, वरना तो अगली एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, तो ये था पूरा मामला। मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, आंसर की बता दी, रिजल्ट भी बता दिया, नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।